Hello दोस्तों, welcome to Civil Edge Education. This is your third video related to your revision, which is we are doing a फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसमें कि हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं और ये हमारा अभी चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें कि आज हम लोग आरसीसी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे विच इज़ एलएसएम। ठीक है, सो आई होप आपने जो पिछली 2 वीडियोस मैंने कराई हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 1 में जो भी हमारे टर्म्स होते हैं आरसीसी के, जो भी जर्नल थिंग्स रहती हैं लाइक एफसीके हो गया, साइलेंस हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ये सब हमने पढ़ा था। और सेकंड जो चैप्टर 2 था उसमें हमने पूरा WSM पढ़ा है, सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड बीम का। ठीक है, अब ये थर्ड है कि हम लोग LSM पढ़ रहे हैं और आप जितनी भी डिज़ाइन हम लोग करेंगे वो LSM के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, बीम की डिज़ाइन, स्लैब की डिज़ाइन, कॉलम की डिज़ाइन, रिटेनिंग वॉल वगैरह। ठीक है, तो आई होप आपने जो पिछली की 2 वीडियोज़ हैं वो आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद ज़रूर से, तो आपका प्रॉपर तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा कवर किया है, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 इज़ LSM। अब जैसे कि कल हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा था तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा बन रहा था जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकल नहीं रह रहा था। ठीक है, बाकी अगर हम अल्टीमेट लोड मेथड की बात करें तो उसमें क्या होता था कि हम लोग अल्टीमेट लोड जो अल्टीमेट स्ट्रेसेस है वहाँ तक उसकी वैल्यू मान लेते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ड्रॉबैक्स ये आते थे कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत, हमारे जो मेंबर्स बनते थे वो बहुत पतले बनते थे जिसमें कि कॉस्ट तो हमारी बचती थी लेकिन वो सर्विसेबल नहीं होते थे। ठीक है, तो हमें एक एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें ये चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल भी हो, सेफ़ भी हो और सर्विसेबल भी हो। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए लिमिट स्टेट मेथड को हमने यूज़ किया। तो लिमिट स्टेट में हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ रहे और सर्विसेबल रहे। ठीक है, तो हमारे लिए 2 कंसिडरेशंस रहते हैं जिसमें कि एक रहता है सेफ्टी। ठीक है, एक हमारा रहता है सेफ्टी और एक होता है सर्विसिबिलिटी। तो इसी में हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेट लोड पे सेफ़ रहे और वर्किंग लोड पे जो वर्किंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन पे वो सर्विसेबल रहे। ठीक है, वही सेफ्टी से मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर फेल ना करे और सर्विसिबिलिटी से मतलब है कि आपके स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग इट्स डिज़ाइन लाइफ कोई क्रैक्स ना आए, कोई डिफ्लेक्शन ना आए, वाइब्रेशंस ना आए, तो ये सब सर्विसिबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इसका नाम हमने लिमिट क्यों दिया, इसको हम लोगों ने लिमिट स्टेट नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लाइक सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, बट ये कितनी वैल्यू तक, कितने ही लोड तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ रहेगा या कितने लोड तक हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल रहेगा, उसके लिए एक लिमिट हमने डिसाइड कर दी। ठीक है, इसी वजह से हमने उसको लिमिट स्टेट मेथड बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ओके, यहाँ अगर हम ऊपर पढ़ें तो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट इज़ द डिज़ाइन टू इंश्योर अ स्ट्रक्चर इज़ कम्फर्टेबल एंड अनसीवेबल। ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब करी। सो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, देखो क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है इसको, जी 2021 में पूछा गया है, गुजरात PSC में पूछा गया है, UPRVNL AE में पूछा गया है। ठीक है, UPPSC AE में आपको पूछा गया है। तो द कंडीशन अंडर विच द बिल्डिंग एनालाइज्ड यूजफुल इज़ कॉल्ड द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी वो कंडीशंस होती हैं जिनमें कि स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वो यूज़फुल है, मतलब उसको उसको अगर हम बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं तो बिना किसी क्रैक के उस बिल्डिंग को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं लिमिट स्टेट में, इसमें डिफ्लेक्शन आगा, क्रैक आता है, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटोरिएशन, करोजन,
बॉन्डिंग एंड फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो लिमिट स्टेट होता है इन सारी चीज़ों का आता है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग कोलैप्स को कंसिडर करेंगे कि किस लोड पे हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा, कोलैप्स करेगा, ठीक है। सो कोलैप्स लिमिट में हमारी आ जाती हैं शेयर, फ्लेक्चर, टॉर्जन, टेंशन एंड कंप्रेशन, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ये एक पॉइंट है कि LSM ऑफ कोलैप्स डील्स विद द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील्स विद द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन LSM, ठीक है। वही चीज़ बता दीजिए गई है यहाँ पे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स सेफ्टी को बताता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी आपकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को बताता है। स्ट्रेस लेवल इन लिमिट स्टेट मेथड इज़ मोर देन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत कम लोड्स को कंसिडर किया था, हमने अपने जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ हम ली थी वो अंडर एस्टिमेट की थी, बट इन LSM हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हम WSM से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है। बाकी अजम्पशंस काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजम्पशन, तो अजम्पशंस भी आपको पता होना चाहिए। तो अजम्पशन इसमें पहला अजम्पशन यही है, वही सेम WSM जैसा है कि द प्लेन सेक्शन जो है वो बिफोर बेंडिंग प्लेन ही रहेगा, आफ्टर बेंडिंग जैसे बेंडिंग से पहला था वैसे ही प्लेन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका लीनियर रहेगा, ठीक है। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी होगी, मीन्स लीनियर स्ट्रेन आएगा तो हम वहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल होगी, ओके। नाउ इसमें एक कंडीशन और दी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन हमारा कंक्रीट में आता है, ठीक है, एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर वो है 0.0035। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट में वो कितना आता है, तो वो 0.0035 आता है, ठीक है। अभी फ्रॉम द फिगर भी हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं, फिगर से भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर कंक्रीट हैविंग पैराबोलिक शेप, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, दिस इज़ आर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे 0.002 जो वैल्यू है स्ट्रेन की, यहाँ तक हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो पैराबोलिक रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट अप टू द वैल्यू ऑफ 0.0035 जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, वहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही गई है कि 0.002 तक ये जो हमारा स्ट्रेस का वेरिएशन रहेगा वो पैराबोलिक रहेगा एंड आफ्टर दैट इट इज़ कांस्टेंट। डिज़ाइन पर्पस के लिए हम लोग जो कंक्रीट में जो भी स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं वो 0.45 FCK लेते हैं और स्टील के लिए 0.87 FY लेते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये आया कहाँ से, देखो अब अगर हम इस कर्व को कंसिडर करें, ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहले जो वैल्यू होती है FCK की, ठीक है, जो हमारी डिज़ाइन वैल्यू होती है, डिज़ाइन वैल्यू हम बोल सकते हैं कि FCK जो होती है ये हमारा जब हम लैब में बनाते हैं ना, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो स्पेसिमेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो वहाँ लैब में हमारे जो उसकी वैल्यू आती है स्ट्रेस की वो FCK आती है, ठीक है। तो जब हम फील्ड में बनाते हैं वही चीज़ अगर हम फील्ड में बना रहे हैं, क्योंकि हम लैब में तो बनाते नहीं हैं, फील्ड में हम आके अपने कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो सेम जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है 0.67 FCK, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ FCK हमको मिलती है जब हम फील्ड पे वही सेम कंक्रीट से कोई भी सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें है कि ये वैल्यू कम इसलिए और भी आती है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी साइज़ में वेरिएशन होता है, ठीक है, कि अगर हमने एक साइज़ अगर हम बढ़ा रहे होते हैं कभी भी कंक्रीट का तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो साइज़ का वेरिएशन भी होता है जिसकी वजह से हमारी वैल्यू कम ली जाती है फील्ड पे, ठीक है। बट और इसमें जब हम फील्ड पे आ गए उसके बाद कभी कभी हमारी क्वालिटी में भी प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट जो क्वालिटी हमने डिसाइड की है वो क्वालिटी नहीं भी हो सकती है, तो उस क्वालिटी को भी कंसिडर करते हुए हम एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें लगाएंगे या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बोल सकते हो, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो फाइनली वैल्यू आएगी
जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जिसको लेके हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमारी होती है 0.45 FCK। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारी FCK होती है, बट आफ्टर जब साइज़ का वेरिएशन ले लेते हैं फील्ड पे तो ये 0.67 एंड देन फाइनली जिसपे हम वर्क करेंगे वो 0.45 FCK रहता है। ऐसे ही सेम हमारी स्टील की FY रहती है। ठीक है, बट जब हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा वो 0.87 FY होता है। ठीक है, एंड यू शुड नो कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा रहता है यहाँ पे दिया है, तो जो हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है वो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रहती है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्ट्रेन, और एक चीज़ और है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगा इन स्टील एट फेलियर वो इतना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू भी यहाँ पे बता दी गई है कि जो स्टील वाला साइड है हमारा, टेंशन वाला साइड है, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी वो इससे कम नहीं होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये है हमारी FI। इसको हम लोग 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की तो निगलेक्ट करते हैं, WSM में भी वही करते थे। रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन distribution in concrete may be assumed to be rectangular, parabolic, trapezoidal और any other shape। ठीक है, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी शेप ले सकते हैं, चाहे हम रेक्टेंगुलर लें, चाहे पैराबोलिक लें, चाहे ट्रेपेजॉइडल लें, बट एक्चुअल में हम लेते क्या है। ठीक है, बट एक्चुअल में IS 456 ने बोला था कि जो हमारा स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो 0.002 स्ट्रेस तक पैराबोलिक रहेगा और 0.0035 तक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं यहाँ पे वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, पार्शियल हम क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है वो दो चीज़ों में देखनी है। एक तो हमारी सेफ्टी रहेगी लोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और एक हमारी सेफ्टी रहेगी मटेरियल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लोड के रेस्पेक्ट में इसीलिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो पूरा रहेगा बट वो पार्शियली फॉर द मटेरियल होगा, पार्शियली फॉर द लोड रहेगा। ठीक है, इसीलिए मटेरियल में हमारे पास दो मटेरियल रहते हैं, कंक्रीट और स्टील, तो इसलिए कंक्रीट का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.5 होता है और स्टील का 1.15 होता है। ठीक है, ऐसे ही डिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो 1 और 1 रहता है दोनों का, और क्रैकिंग में कंक्रीट का 1.3 रहता है, स्टील का 1 रहता है। अब यहाँ देखो ये नोट है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज़ हाई ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो यहाँ क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट का वो स्टील से ज़्यादा क्यों होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो कंक्रीट होती है हमारी वो फील्ड पे बनाई जाती है, बट जो हमारी स्टील होती है उसको हम लोग लैब्स में बनाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में हमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमने कल देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो वो वैल्यू होती है कंक्रीट की बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, ये कंक्रीट की वो वैल्यू जिसमें कि लेस देन 5% से ज़्यादा जो वैल्यू है उसकी स्ट्रेंथ की वो कम नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है हमारे जो भी किसी भी स्ट्रक्चर की वो 0.67 FCK रहती है, जिसमें कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारी FCK रहती है, बट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो हमारी 0.67 होती है, बट जो डिज़ाइन के लिए लेते हैं, जो अलाउबल उसके लिए लेते हैं, वो हमारी 0.45 FCK रहती है। और वही सेम स्टील की FY रहती है, बट आफ्टर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एप्लीकेशन 0.87 FY हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे समझ भी चुके हैं, अभी हमने कंसिडर कर ही लिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको समझ में आ गया है। और बाकी अगर हम स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो सिंपल यही है कि स्टील का जो रहता है
एफ वाई रहता है, बट आफ्टर जब हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं तो ये हम लेते हैं, ठीक है, 0.87 एफ वाई हो जाता है। For mild steel, the value of characteristic strength is taken as yield strength and the design curve is obtained after applying a factor of safety of 1.15 to yield stress, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये दिया है। उसके बाद फॉर एच वाई एस डी बार द यील्ड पॉइंट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट हैज़, जैसे कि ये तो हमारा माइल्ड स्टील का कर्व था, हमें पता है कि माइल्ड स्टील के जो कर्व होता है उसमें हमें माइल्ड स्टील के जो कर्व होता है उसमें हमें एक पॉइंट मिल जाता है, यील्ड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। बट इन एच वाई एस डी बार, क्योंकि एच वाई एस डी बार्स होती हैं उनका जो कर्व रहता है कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है, जिसमें कि हमको एक पर्टिकुलर यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो पॉइंट यील्ड पॉइंट हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है 0.2% ऑफ, ठीक है, 0.2% ऑफ स्ट्रेस पे हमें वो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाती है यील्ड स्ट्रेस की, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। सो दिस इज़ ये तो बेकार है, ये इतना आपका काम का नहीं है। यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं। सो देखो अभी हमने देखा कि जो हम लोग 0.2% पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या है, जब हम प्रूफ स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो जो ये हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है इसको हम लोग प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो 0.2% हमारा स्ट्रेन होता है, 0.2% पे जो स्ट्रेन होता है उसको हम लोग परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी का जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ द पैरेलल आइनेट्रो कर्व इसी को हम लोग प्रूफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है। ये जो हमारे अपसाइलन की जो वैल्यू होती है, मींस जो हमारे स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम फाइबर पे 0.002 प्लस एफ वाई बाई 1.15 ES या फिर 0.87 एफ वाई बी ES होती है, ये आती है, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो कि अगर आपसे पूछेगा कि एक्सट्रीम फाइबर पे कंप्रेशन टेंशन जोन में एक्सट्रीम फाइबर पे कितना स्ट्रेन आता है, ठीक है, कितनी वैल्यू है, तो उसकी स्ट्रेन की कितनी वैल्यू आती है। तो FE 250 के लिए 0.00308 आएगी, 415 के लिए 0.0038 आएगी और 500 के लिए 0.0042 रहेगा, ठीक है। सो नाउ सी हियर डिज़ाइन लोड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। एक हमारा मटेरियल के लिए रहता है, ठीक है, जो कि हमने देख लिया कि कंक्रीट के लिए हमारा 1.5 रहता है और स्टील के लिए 1.15 रहता है। ऐसे ही हम लोग लोड का जब कंसिडरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, बट द डिफरेंस इज़ जब हम लोग लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तो उसको हम अपने जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें लोड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, ठीक है। कि अगर हमारा लोड कम आ रहा है बट इन एक्चुअल हम उसको ज़्यादा लेके चलते हैं, उसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि अगर ज़्यादा भी लोड आ जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ रहना चाहिए। बट स्ट्रेंथ को हम कम से कम मानते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमेशा डिवाइड करेंगे, पर जब अभी हम लोड निकालेंगे, ठीक है, तो लोड के केस में वी विल मल्टीप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमारी हम कम मान के चलेंगे मटेरियल की स्ट्रेंथ को, और जो हमारा लोड रहेगा उसको हम ज़्यादा मान के चलेंगे इसके केस में। तो इसीलिए जो हमारा डिज़ाइन लोड है वो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लोड्स होते हैं,
वी नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी IS 456/2000 के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे लोड कॉम्बिनेशंस हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इन दोनों के बेसिस पे हमारे कुछ इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन से हम लोड फाइंड करते हैं कि हमारी बिल्डिंग पे कितना लोड आएगा, और इनका जो भी वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, या फिर जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी लोड की आती है, वही हमारा फाइनल लोड रहता है, वही डिज़ाइन लोड रहता है। उसी से हम लोग फिर आगे फर्दर अपने स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहली चीज़ है कि जब अगर हमारे स्ट्रक्चर पे डेड लोड आ रहा है और लाइव लोड आ रहा है, तो देखो डेड लोड और लाइव लोड तो जनरली हमारे स्ट्रक्चर पे आता ही है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है वो 1.5 रहेगा, और लाइव लोड के लिए भी 1.5 रहेगा। ठीक है, बाकी अभी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम 1.5 लेते हैं व्हेन द डेड लोड और लाइव लोड एक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर। जब डेड लोड और विंड लोड आता है तो भी हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है वो 1.5 और 1.5 रहता है। ठीक है, बट इन सम केसेस जो हमारा डेड लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हम कम कर देते हैं, बिकॉज डेड लोड मतलब इसलिए कम कर देते हैं कि या तो जब उसमें स्ट्रक्चर में ओवर टर्निंग हो रही हो, या फिर स्ट्रक्चर में कुछ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहे हों। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेसेस आ रहे हैं जिसमें कि हमारा जो डेड लोड है वो अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, तो इसीलिए हम उसमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि डेड लोड खुद ही उस लोड को अच्छे से काउंटरैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू को हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो वहाँ पे हम तो इसमें याद बस ये रखो कि इन केस ऑफ ओवर टर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल, ठीक है, स्ट्रेस रिवर्सल की जब कंडीशन आती है तो हम लोग 0.9 लेते हैं डेड लोड के लिए, और बाकी विंड लोड के लिए तो हमारा वही रहता है 1.5। ठीक है, या तो विंड लोड आए या फिर अर्थक्वेक लोड आए, कोई भी आ सकता है। अब अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन लें, डेड लोड, लाइव लोड या फिर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, जब ये तीनों लोड एक साथ आते हैं तो हमारा डेड लोड के लिए हम 1.2 लेंगे, लाइव लोड के लिए 1.2 और अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड के लिए 1.2 लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में इसको मैं रब कर देती हूँ। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो जब डेड लोड और लाइव लोड आता है तो आपका डेड लोड के लिए आप 1 ले लेते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लाइव लोड के लिए भी 1 ले लेते हो। डेड लोड विंड लोड आएगा तो डेड लोड के लिए 1, विंड लोड के लिए भी 1। ठीक है, जब ये तीनों लोड आते हैं तो डेड लोड के लिए हम 1 लेते हैं और विंड लोड के लिए 0.8 और 0.8 लिया जाता है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो मैंने आपको पॉइंट समझाया यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी जो भी हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है उसकी एनालिसिस हम देखेंगे कि किस तरह से जो भी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, हम आरसीसी पढ़ रहे हैं या हम एलएसएम से पढ़ रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है कि हमें वो स्ट्रक्चर का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग उसमें लोड्स हमें पता हो कि कौन कौन से लोड लग रहे हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि लोड फाइंड कर लेंगे और उन लोड से कितना मोमेंट हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहा है वो हमें पता होगा। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे स्ट्रक्चर का एक होगा वो हम डिसाइड करके रखेंगे और उसके बेसिस पे हम अपनी डायमेंशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, मेन पर्पस है डायमेंशंस फाइंड करना स्ट्रक्चर की और कितनी रेनफोर्समेंट होगी वो फाइंड करना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और इसमें कि किस तरह से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखो कि जो स्ट्रेन का जो हमारा वेरिएशन रहता है, स्ट्रेन का वेरिएशन हमारा लीनियर है। ठीक है, इन दिस केस स्ट्रेन का वेरिएशन हमारा लीनियर होता है। ठीक है, और एक्सट्रीम फाइबर पे इसकी वैल्यू 0.0035 होती है इन कंप्रेशन जोन। और अगर हम कहें तो जहाँ तक हमारा स्ट्रेस कर्व, देखो ये हमारा स्ट्रेस कर्व है, दिस वन इज़ स्ट्रेस कर्व, जिसमें कि अप टू द वैल्यू ऑफ 0.002 ये वैल्यू हमारी स्ट्रेट लाइन है। और सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से
ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 तक ये वैल्यू हमारी पैराबोलिक है और 0.0035 तक ये वैल्यू हमारी, ठीक है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम रेक्टेंगुलर मानते हैं और ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस रहती है हमारी, इस डिस्टेंस को ये जो 0.002 वाली डिस्टेंस है ये हमारा 3/7 ऑफ एक्स से होता है। ठीक है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो हमारी एक्स से है, दिस डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस इज एक्स से। ठीक है, और 0.002 जो है वो 3/7 ऑफ एक्स से पे लगा हुआ है। तो ये इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी। ओके, और हम स्ट्रेन की बात करें तो आउटर मोस्ट टेंशन जोन में आउटर मोस्ट फाइबर पे जो स्ट्रेन रहेगा वो आपका 0.87 FY ES प्लस 0.002। ठीक है, ये वैल्यू रहती है। बाकी इसके ऊपर आपके पास कंप्रेशन फोर्स लगता है यहाँ पे, तो ये जो हम मान के चलते हैं कि जो एक तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इस पोर्शन का C1 और इस पोर्शन का C2। ठीक है, तो जब हम फाइनली एक हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं जो कि होता है C, जो कि 0.42 XA डिस्टेंस पे यहाँ से लगता है। ठीक है, इसको आप XU बोलते हो, LSM में ये हमारा XU कहलाता है। 0.42 XU डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ लगता है हमारे पास C, जो कि एक इक्विवेलेंट हमारा जो है C की वैल्यू रहती है, कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू रहती है। ठीक है, ये हमारे पास 0.87 FY जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम स्ट्रेस के सेक्शन को लें, ठीक है, खाली अगर हम स्ट्रेस सेक्शन की बात कर लें, जो स्ट्रेस वाला सेक्शन है हमारा वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ये है, और इधर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये ओके, सो इसको हम मान लेते हैं 0.445 FCK। तो यहाँ पे ये 0.445 FCK है। तो यहाँ पे एक हमारा जो लोड लगेगा वो लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स जो आएगा वो ये आएगा, और ये टेंसाइल फोर्स आएगा जो कि 0.87 FY के बराबर है। ठीक है, एंड दिस इज़ द कंप्रेसिव फोर्स। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द कंप्रेसिव फोर्स, दिस कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो जो हम कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल लेंगे, एंड फाइनली हमारा जो पूरा स्ट्रेस ब्लॉक है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया को हम लोग एक जो हमारे पास डेप्थ होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है, डेप्थ ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, उसको फाइंड कर लेते हैं y बार, जो कि हमारे पास 0.42 XA होती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये जो लोड लगाया है हमने ये हमारा 0.42 XU डिस्टेंस पर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारी इन दोनों के बीच की, इसको बोलते हैं D - 0.42 XU। ठीक है, तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, और हमारा कंप्रेसिव फोर्स क्या है 0.36 FCK B इंटू XU, D - 0.42 XU इज़ द लीवर आर्म। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आया कंप्रेशन सेक्शन का। टेंसाइल सेक्शन का सिमिलरली निकाल लेंगे, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म। ठीक है, तो स्ट्रेस इन स्टील हमारा कितना था 0.87 FY, एरिया ऑफ स्टील AST था। ऐसे ही लीवर आर्म हमारा कितना है D - 0.42 XU। तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी कैसे निकलती है, जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट कर देते हैं तो हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमको मिल जाती है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। I'll use the different pen here। इसको तो जब हम लोग XU को D से डिवाइड कर दें, अगर XU/D कर दें, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी एक आ सकता है एग्ज़ाम में कि XU/D, इसको D से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू D, ये आ जाता है। ठीक है,
सो फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी XU/D इक्वल्स टू 2.417 FY/FCK इंटू AST/BD। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका कभी कभी XU/D का इस टर्म में भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो XU/D के टर्म्स में, XU/D के टर्म्स में। ठीक है, तो हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कैसे निकलेगी। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है, या किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, या बैलेंस सेक्शन कब बोलते हैं, जब बोलते हैं जब हमारी जो स्ट्रेन है कंप्रेशन साइड में और जो टेंशन साइड में जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उन दोनों की वैल्यू एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है वो वेरी करती, एक साथ जब वो दोनों अपनी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनकी उन पे पहुंच जाते हैं तब हमारा जो सेक्शन रहता है वो बैलेंस सेक्शन रहता है, और उस केस में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो हमारी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, सो दैट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आफ्टर फाइंडिंग आउट हमारी जो एक्चुअल लिमिट की वैल्यू है वो है 700D/1100 प्लस 0.87 F/। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। बाकी इसको इन जनरल हम लोग XU लिमिट को हम लोग लिखते हैं K इंटू D, एंड दिस K जो होता है, ये जो K की वैल्यू रहती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट और न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी हमने देखा था। और ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, कि Fe250 के लिए वैल्यू कितनी है 0.53D, 415 के लिए 0.48, ठीक है, 500 के लिए 0.460 एंड 550 के लिए 0.44D। ठीक है, और इस मेथड से, इस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ फॉर लिमिटिंग सेक्शन हम लोग परसेंटेज ऑफ जो हमारी रेनफोर्समेंट है वो निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए एक फार्मूला रहता है विच इज़ AST/BD। ठीक है, अगर इसको हम विदाउट परसेंटेज लिखते हैं तो AST/BD लिखेंगे, और अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.414 FCK/FY इंटू XU लिमिट अपॉन D होती है। ठीक है, इसको एक टर्म, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, PT लिमिट परसेंट इक्वल्स टू AST/BD इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.414 इंटू FCK/FY इंटू K। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट K की वैल्यू रखोगे और आपको लिमिटिंग सेक्शन जो है हमारा उसके लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो पता चल जाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि जो हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील है, ठीक है, इन द लिमिटिंग सेक्शन इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, और हमारा जो सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखी है कि यील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगी, एंड द ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपसे। बाकी लीवर आर्म क्या होती है, सो लीवर आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस लाइक कंप्रेसिव एंड द टेंसाइल फोर्सेस। तो ये होता है D-0.42 XU लिमिटेड स्टेट के केस में। बाकी अगर हम, ठीक है, तो अब हमारे पास XU भी आ गया और XU लिमिट भी आ गया। ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि WSM में भी हमने देखे थे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, डबली रेनफोर्स सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन होता है। सो व्हेन XU इज़ लेस देन XU लिमिट, जो हमारी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है उससे वो हमारी अगर XU से ज़्यादा हो जाती है देन द सेक्शन इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, व्हेन XU इक्वल्स टू XU लिमिट देन इट इज़ अ बैलेंस सेक्शन, एंड व्हेन द XU इज़ मोर देन द XU लिमिट देन द सेक्शन इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है कि इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ओवर रेनफोर्स सेक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड बिकॉज बिफोर स्टील फेलियर मैक्सिमम स्ट्रेन इज़ विजिबल। ठीक है, सो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग यहाँ पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते लिमिट स्टेट मेथड में, क्योंकि हम लोग को सडन फेलियर नहीं चाहिए होता। ठीक है,
तो इस वजह से हम लोग नहीं लेते हैं। इन LSM, balanced design of a reinforced concrete beam gives smallest concrete section and maximum area of reinforcement। तो अगर हम बैलेंस्ड डिज़ाइन करेंगे रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन की तो हमें स्मॉलेस्ट सेक्शन मिलेंगे और उसमें जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। इसीलिए जनरली जो हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं वो अंडर रेनफोर्स्ड की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। सी फ्रॉम हेयर, आप ये देख लो, ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब हम बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे कि सिंपल जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन सेक्शन में और टेंसाइल सेक्शन में था वो ये था, ठीक है। एक हमारा रहता है कि जब हम बैलेंस सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कुछ इस टाइप से निकल के आता है हमारा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैलेंस सेक्शन जो रहता है या जिसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, तो वो हो जाता है Q/F/C/K/BT²। ये इस फॉर्म में हमारा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q होता है वो होता है 0.36 K/J, ठीक है, वेयर J इज़ 1 - 0.42 K, ओके। तो यहाँ से ये हम देख लेते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और BD² पर डिपेंड करता है। बाकी ये सारी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाती है और इसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है और इसी कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है वो हमारी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, जो कि यहाँ पे दी हुई है 0.149, 0.138, 0.133, ठीक है। बिकॉज जो Q है वो अगर हम यहाँ से देखें सो Q इज़ डिपेंड ऑन K एंड K जो हमारा कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इस Q की वैल्यू हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टील देखते हैं। तो अगर हम 250 का हम लोग ले रहे हैं बार स्टील की तो हमारा 0.149 हो जाएगा, 415 के लिए 0.138 एंड 500 के लिए 0.133, ठीक है। बाकी इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे जो भी थे पॉइंट्स, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको पता होना चाहिए लिमिट स्टेट में, ठीक है। बाकी आगे का जो भी इस क्योंकि ये नोट्स हमारे YCT के नोट्स हैं तो YCT की जो हैंडबुक है मैं आपको उसी से ही करा रही हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी दी हुई हैं, तो जो भी टॉपिक इसमें छूट जाएंगे वो मुझे पता है कौन से छूटे हुए हैं, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको सफल सीरीज़ में कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटता है तो वो सफल सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो हमारा चैप्टर 4 रहेगा उसके बारे में रहेगी, जिसमें कि हम लोग स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अब यहाँ तक आपकी वीडियो थी। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग को मोटिवेट करो ताकि हम अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट तैयार करें और आपको अच्छे से अच्छा हेल्प प्रोवाइड कर सकें, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको रिवीजन में हेल्प करा सकें, आपकी प्रैक्टिस करा सकें, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।